कैसे हैं दोस्तों? सभी लोग अच्छे ही होंगे। पढ़ाई भी आपकी बेहतर तरीके से चल रही होगी, ऐसी आशा है मेरी। देखिए, जो पॉलिटी में हम लोगों का जो सेगमेंट चल रहा है, बड़ा सिस्टमेटिक वे से चल रहा होगा। जो बच्चे सीरियसली देख रहे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा। जो कक्षाएं हैं आपकी, इनके संचालन की जो पद्धति है वो पूरी तरह से आपको जो आपके संविधान की एक अच्छी समझ आपके अंदर विकसित हो रही होगी। आप लोगों ने भाग 1 से लेकर के आज हम लोग भाग 17 पे पहुंच गए हैं, 17 पे पहुंच चुके हैं हम लोग। 16 भाग हम लोगों के हो चुके हैं। अब कुछ एक दिन की ही पॉलिटी और हम लोगों के साथ रहने वाली है। इसके बाद पॉलिटी पे हम लोगों की एक अच्छी समझ विकसित हो जाएगी। आशा करता हूं कि आप लोग जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग पुराने प्लेलिस्ट में जा करके पुराने वीडियोस को देख लें, जिससे उनको पॉलिटी में बैठे बैठे ऑनलाइन ही उनको सारी सुविधाएं मिल जा रही हैं, जो कि एक कोचिंग कक्षाओं में ही मिल पाती हैं ऐसी चीज़ें। तो आप लोग इसको कृपया सीरियसली लीजिए, इसको बहुत हल्के में ना लेके चलिए। और अगर पॉलिटी आप सिस्टमेटिक वे से पढ़ रहे होंगे तो आज आपकी स्थिति ऐसी बन चुकी होगी कि आपको काफ़ी हद तक विश्वास हो गया होगा कि पॉलिटी की समझ आपके अंदर आ गई है। आज हम लोग बड़ा ही रोमांचक, बहुत बेहतरीन टॉपिक है जिसको हम लोग आज पढ़ेंगे। ये आपका हिंदी में भी कवर करता है, हिंदी के सेगमेंट को भी कवर करता है। और पॉलिटी का भाग 17 अपने आप में एक आर्टिकल ही है, एक अनुच्छेद ही है, जिसमें अनुच्छेद भाग 17 है। ये अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 के मध्य इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, तो कुल लगभग करीब में आप देखेंगे तो 18-19 अनुच्छेद इसके अंतर्गत आते हैं आपके, और इनके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और ये भी जानेंगे, ये सेगमेंट इतना महत्वपूर्ण है कि डेफिनेटली हर तरह की परीक्षाओं में बच्चों एक क्वेश्चन इससे आता है। ये आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज से बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी हमारी राजभाषा है कि राष्ट्रभाषा है, इसके बारे में भी अभी हम लोग देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे आज। और उसके साथ साथ किन अनुच्छेदों में हिंदी के बारे में क्या बातें कही गई हैं। हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी हर राष्ट्र की एक ऑफिशियल लैंग्वेज होती है जिसमें राज्य के सारे कार्यभार होते हैं। उनके बारे में आज हम लोग देखेंगे कि भारत की कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है। भारत में आज वर्तमान समय में अनुसूची 8 में भाषाओं के बारे में बताया गया है, तो कितनी भाषाएं उसमें हैं। 22 भाषाओं के बारे में है, आपको पता ही है। लेकिन क्या 22 भाषाएँ शुरुआती दौर से थीं या कुछ कम भाषाएं थीं? तो पता आपको मालूम होना चाहिए कि पहले शुरुआती दौर में हमारे मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं। समय के साथ परिवर्तन होता चला गया। परिवर्तन होने के उपरांत आज 22 भाषाएं हमारे संविधान में हैं। भविष्य में हो सकता है कुछ एक बढ़ जाएं और भी। ठीक है, और जिनमें से आप जानते हैं अंग्रेजी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन फिर भी राज्य के कामकाज की भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज न होने के बाद भी हमारे यहाँ इंग्लिश बनी हुई है। तो उम्मीद है कि आप इसको समझ रहे होंगे मेरी बातों को। आइए हम लोग थोड़ा इसको एक सिस्टमेटिक वे से उठाते हैं और सिस्टमेटिक वे से पढ़ने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या और किन किन बातों में क्या कैसे है, ऑफिशियल लैंग्वेज की ज़रूरत क्यों पड़ी और कैसे ऑफिशियल लैंग्वेज इस रूप में कार्य कर रही है। तमाम सारे विषयों पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, होता क्या था कि पहले या जब से एक तरह से कहिए सभ्यता विकसित हुई और व्यक्ति, इंसान, मनुष्य एक सिस्टमेटिक वे से रहने लगा, और सिस्टमेटिक वे से रहने के बाद में जब एक राज्य की उत्पत्ति हुई, राज्य मतलब आप समझते हैं पॉलिटी में राज्य का मतलब होता है कंट्री से। जब ये देश बना तो उसके कुछ कामकाज निर्धारित किए गए, और उनके जो राजकीय कामकाज हुआ करते थे तो किसी एक लैंग्वेज में होते थे। तो किसी एक लैंग्वेज में होने के कारण से जिस लैंग्वेज में राज्य के कामकाज किए जाते थे वही राज्य की भाषा कहलाती थी, या कहिए उसे ऑफिशियल लैंग्वेज के नाम से उसे जानते हैं हम लोग। ठीक है, तो जब मुग़ल वगैरह हमारे यहाँ थे, मूल रूप से सिस्टमेटिक वे से जब भारत में जो शासन पद्धति स्टार्ट हुई तो मुग़लों के काल से ही हुई। और ये लोग आए तो इन लोगों की जो ज़बान थी वो उर्दू ज़बान थी, और इनकी जो लेखन पद्धति थी अरबी भाषा थी। ठीक है, अरबी में लिखते थे सारी चीज़ें, यानी राजकाज की जो भाषा थी वो अरबी में हुआ करती थी। आप देखेंगे बहुत सारे आज के भी अभिलेख दस्तावेज मिलेंगे जो कि आपको उर्दू में ही मिलेंगे, मतलब लैंग्वेज आपकी उर्दू होगी, अरबी में लिखे रहेंगे हैं वो।
उसी तरह से जब ये चले गए, अंग्रेज भाई चले गए यहाँ, जब यहाँ पे मुग़लों का पतन हो गया और अंग्रेज़ों का आगमन हुआ और अंग्रेज़ जो है शासन संचालन में प्लासी और बक्सर के युद्धों के बाद में भारत के संचालन में एक तरह से कहिए प्रत्यक्ष रूप से जब ये रोल अदा करने लगे, तो ये सारा सिस्टम इनके हिसाब से कामकाज होने लगा। तो इस समय जब कामकाज की जो भाषा हुआ करती थी वो अंग्रेज़ी भाषा लैंग्वेज हुआ करती थी, और ये तब तक बनी रही जब तक हमारा देश 15 अगस्त 1947 तक आज़ाद नहीं हो गया, तब तक ये ऐसी चीज़ें बनी रही। तो यानी कि जो राज्य के सारे काम काज होते थे, यानी ऑफिस के जितने भी ऑफिशियल वर्क हुआ करते थे, तो ऑफिस की जो लैंग्वेज हुआ करती थी इंग्लिश हुआ करती थी, अंग्रेजी हुआ करती थी, तो इस नाते ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी को कहा गया है। ठीक है, तो ये आपने समझा होगा कि ऑफिशियल लैंग्वेज किसे कहते हैं। तो क्या हिंदी हमारी, जैसे हम लोग देखते हैं हिंदी, तो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, हिंदी है या कोई और सब्जेक्ट है, या मतलब और कोई भाषा हमारी है। तो हिंदी हमारी जो लैंग्वेज है वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी कि राजकाज की भाषा है, कामकाज हमारे हिंदी में होते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे तो एक इंग्लिश लैंग्वेज में भी देखेंगे, सारे जैसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जितने भी कार्य होते हैं सब इंग्लिश में होते हैं। ठीक है, संसद की जो कार्रवाई होती है वो किस भाषा में होती है, तो उसके लिए भी आपके प्रावधान है। सारे प्रावधानों को हम लोग एक करके चरणबद्ध तरीके से सब देखते चलेंगे। अभी सब कुछ आज से लेकर के ये फर्स्ट वीडियो होगा, इसके बाद एक सेकंड वीडियो हम लोगों का आएगा जिसमें आपको हिंदी की यानी कि जो लैंग्वेज है भाषा के संदर्भ में सब कुछ लगभग आपको स्पष्ट हो जाएगा, कुछ भी आपको कोई भी तथ्य छूटेगा नहीं आप लोग। तो इसमें हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं बच्चों, एक एक को देखते हैं कैसे है क्या है। जिसे राजभाषा का शाब्दिक अर्थ क्या है, जैसे किसी की कहते हैं ना कि जैसे हमारे यहाँ हिंदी जो है वो राजभाषा है, राजभाषा न कि राष्ट्रभाषा। तो एक बात जान लीजिए कि भारत में राष्ट्रभाषा का जो उल्लेख किया गया है, तो राष्ट्रभाषा का संविधान में कहीं कोई जिक्र नहीं है। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है इसका हम लोग समझते हैं हिंदी है, लेकिन यह संविधान में कहीं वर्णित नहीं है, कहीं इसका उल्लेख लिखित रूप में नहीं है कि भारत की जो राष्ट्रभाषा होगी वह हिंदी होगी, ये नहीं है कहीं पे। ये एक बात था गुजरात में, गुजरात हाई कोर्ट के बाद में ये इसका निर्णय आता है, मैं इस पर अभी चर्चा करूंगा। लेकिन पहले हम लोग इसको देखते हैं सिस्टमेटिक वैसे कि अनुच्छेदों में क्या क्या बातें बताई गई हैं, इसको एक क्रमबद्ध तरीके से हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, राजभाषा का शाब्दिक अर्थ जो होता है राजकाज की भाषा, यानी कि राजकाज के जो काम होते हैं उनकी जो लैंग्वेज होती है उसे राजभाषा कहा जाता है। अतः जो भाषा देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है वह राजभाषा कहलाती है। ठीक है, वही मैंने आपको अभी बताया। राजा नवाबों के समय में इसे दरबारी भाषा कहा जाता था, डेफिनेटली, यानी दरबार में कामकाज की जो भाषा हुआ करती थी उसे क्या कहा जाता था, दरबारी भाषा कहा जाता था, या ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ पे कहा जाता था इसको। ठीक है, या राजकाज की भाषा कहा जाता था, या राज की भाषा कहा जाता था। ठीक, ये बात थी, दरबारी भाषा कहा जाता था। स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रभाषा हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ, किंतु अहिंदी भाषी लोगों द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिलाने का प्रबल विरोध हुआ। देखिए, जब देश हमारा आज़ाद हुआ, आप जानते हैं कि उसके बाद से ही भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है, उड़िया है, असमिया है, मणिपुरी है, नागा है, तमाम सारे ऐसी भाषाएं हमारे यहाँ हैं जिनके बारे में अगर हम बात करें तो फिर करते ही रह जाएंगे। हरियाणवी है, पंजाबी है, राजस्थानी है, मराठी है, गुजराती है। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत में चलेंगे तो उस तरह की भाषा मिलेंगे, कश्मीरी है, बहुत सारी भाषाएं लैंग्वेज है। भारत विविधताओं में एकता का परिचय देने वाला राष्ट्र है। तो जब देश हमारा आज़ाद हुआ उस समय जब संविधान बना रही थी, निर्माण कार्य चालू था, तो उस समय एक सवाल खड़ा हुआ कि हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या हो, हमारी भाषा का क्या हो। तो उसमें जो चैलेंज आया तो ये हुआ कि हिंदी भाषा को रखा जाए, लेकिन हिंदी को स्वीकार करने में भी कठिनाइयाँ आ रही थी। बहुत सारे जो अहिंदी भाषी जो राज्य थे उन्होंने इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया और उन्होंने राजभाषा को हिंदी मानने से नकार दिया। चुनौती आ गई, समितियां गठित हुई, समितियों ने इस पर कार्य किया और कार्य करने के परिणाम निष्कर्षतः यही निकला कि कोई संतुष्ट हो या असंतुष्ट हो तो हिंदी तो राजभाषा कर दी गई, लेकिन साथ ही साथ उसके साथ एक कॉमन भाषा जो अंग्रेजों के ज़माने से संचालित होती रही है, अंग्रेजी भाषा को भी आधार बना करके रखा गया। और ये 15 वर्ष के लिए, यानी आज़ादी के 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। संविधान लागू होने से 15 वर्ष तक के लिए ये बात बताई गई थी कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो हमारी है वह हिंदी
और इंग्लिश दोनों होगी, यानी कि कहने का मतलब अंग्रेजी राजभाषा बनी रहेगी। यानी कि ज़्यादा पुरजोर विरोध करने के कारण से, लोगों के विरोध के कारण से संविधान सभा ने भी एक उचित समय समझा कि अभी इस पर ज़्यादा डिबेट करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इसको खींचने की ज़रूरत नहीं है, लोग सहमत हो नहीं रहे हैं। तो 15 सालों के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी को रख दिया गया। फिर उसके बाद समय के साथ ये देखा गया कि फिर आगे परिवर्तन जो भी होगा। उसके साथ ही साथ यह भी निर्धारित किया गया कि राजकाज की भाषा जो होगी वो हिंदी होगी, यानी कि 2 लैंग्वेज में हमारी भाषा होगी राजकाज की, एक इंग्लिश होगी और दूसरी हिंदी होगी। और बाकी जो लोग हिंदी भाषी नहीं हैं वो इंग्लिश में अपना काम करेंगे और बाकी अपनी जो उनकी लोकल लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में अपना काम करेंगे। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे जो कार्य होंगे, उनके जो कार्यों की जो सिस्टम होगा वो क्या होगा, इंग्लिश के माध्यम से होगा। समझ रहे होंगे आप लोग? ठीक है, आइए आगे देखते हैं इसके बारे में। तो काफ़ी विरोध होने के कारण से यह एक बहस का विषय बन गया और बहस बनने के बाद मैंने कहा संविधान सभा एक समिति के माध्यम से इस पर निर्णय लेगी और अपने निर्णय के बाद में इसको आगे संचालित करेगी। जो मैंने अभी आपको कहा 15 वर्ष के लिए अंग्रेजी को माध्यम बनाया जाएगा, फिर इसके बाद में हिंदी को अपना आधार के रूप में रखा जाएगा। ठीक है, फिर 15 साल बाद ऐसा कुछ षड्यंत्र किया जाता है, ऐसी कुछ प्लानिंग की जाती है, या कहिए उग्र लोगों को शांत करने का ऐसा प्रयास किया जाता है कि यही स्थिति बनी रहे, यानी कि आपकी जो भाषा है वो हमेशा यही लैंग्वेज बनी रहे, यानी इंग्लिश और हिंदी 2 लैंग्वेज आपकी राजभाषा के रूप में बनी रह जाए। तो उसमें देखते हैं क्या होता है जब संविधान सभा के सामने इस पे प्रश्न पर डिबेट खड़ा होता है, डिस्प्यूट खड़ा होता है, तो क्या करता संविधान सभा। संविधान सभा ने क्या किया, इस बहस पर एक कमेटी गठित कर देता है और कमेटी को क्या करता है, उसको क्या करता है 11 सितंबर 1949 से लेकर के 14 सितंबर, बड़ी महत्वपूर्ण तिथि है, 11 सितंबर से लेकर के 14 सितंबर 1949 49 में संविधान सभा के द्वारा एक मतलब एक तरह से बैठक की जाती है और बैठक में कहा जाता है, उसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदुस्तानी के दावे पर विचार किया जाता है कि किस भाषा को, किस लैंग्वेज को हम लोग राजकाज की भाषा के रूप में एक्सेप्ट करें। संविधान सभा के लीडर और बाहर, मतलब भीतर और बाहर की अगर हम बात करेंगे, हम भीतर और बाहर की बात करें तो उसमें हिंदी के विपुल समर्थन को देखकर संविधान सभा ने की नियम समिति है, इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको ध्यान रखिएगा। ये नियम समिति जो है ये क्या कार्य कर रही है, इसको थोड़ा सा आप लोग बहुत बारीकी से ध्यान रखिएगा। नियम समिति, तो संविधान सभा की जो नियम समिति, पूछा गया कि जो आपकी राजभाषा निर्धारित की गई तो किस समिति की संस्तुति के आधार पर या संविधान सभा की किस समिति ने भाषा के आधार पर विचार करने के लिए गठित की गई थी, किस समिति के द्वारा, तो नियम समिति आप ध्यान रखिएगा। नियम समिति ने हिंदी के पक्ष में अपना निर्णय दिया। ठीक है, नियम समिति ने क्या निर्णय दिया, जब डिबेट हुआ कि हिंदी रखी जाए ऑफिशियल लैंग्वेज, या अंग्रेजी रखी जाए या संस्कृत रखी जाए या किसी और कोई और भाषा जो हो, हिंदुस्तानी और किसी भाषा को रखा जाए, इस पर जब विचार चला, अब ये समझिएगा हिंदुस्तानी के दावे पे जो बात कर रहा है और किसी लैंग्वेज को लेकर के, हिंदुस्तानी और कोई भाषा जैसे भोजपुरी हो गई और तमाम सारी भाषाएं हैं, उनको लेकर के दावा था कि किस पे किया जाए। तो सबसे पुरजोर तरीके से इन्हीं पे 3 पे ही फोकस एक तरह से कहिए आया कि मतलब नियम समिति ने जो दावा किया उसने कहा कि हिंदी को जो है मेन भाषा के रूप में हम लोग रखते हैं। ठीक है, तो नियम समिति ने हिंदी के पक्ष में अपना निर्णय दिया था और निर्णय दिया कब दिया, 14 सितंबर, जैसे आप देख रहे हैं 11 सितंबर 1949 से लेकर के 14 सितंबर 1949 तक की जो स्थिति बन रही है, 14 सितंबर 1949 तक की स्थिति, ये आपके जो 4 दिन चलते हैं, आपको 11, 12, 13, 14 और 14 तारीख तक के जो निर्णय चलते हैं, इस निर्णय में ये होता है कि हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वो क्या होगी, हिंदी होगी। तो तिथि भी आप देखते होंगे 14 सितंबर बड़ी इंपॉर्टेंट तिथि है, इसी दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसको सेलिब्रेट भी बड़े पैमाने पर किया जाता है अच्छे तरीके से। हमेशा हर शैक्षणिक संस्थान में इसका एक तरह से कहिए या सरकारों के द्वारा इसका मतलब एक तरह से समर्थन में इसके सुर निकल के आते हैं, मीडिया के माध्यम से आप लोग सुनेंगे तो सरकारें भी इसमें कुछ अपना स्टेटमेंट जारी करती हैं, कार्य करती हैं कि अब हिंदी में रहेंगे, सारे निर्णय हिंदी से संदर्भित लिए जाएंगे, ये तमाम सारे ऐसे विषय निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें पक्ष होता है 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित कर दिया जाता है। किसको संवैधानिक रूप से, कब पूछा जाएगा कि ऑफिशियल लैंग्वेज को संवैधानिक रूप से कब लागू किया गया, तो 14 सितंबर को किया गया था, 14 सितंबर 1949 को अब इसको राजभाषा घोषित कर दिया गया। इसलिए प्रत्येक वर्ष को क्या किया जाता है, 14 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद होना चाहिए आपको 14
सितंबर हिंदी दिवस के रूप में। ठीक है, तो ये तो था थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो कि हिंदी को लेकर के हम लोगों ने देखा था। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसके स्थानों को लेकर के, भागों के बारे में हम लोग थोड़ी चर्चा करने चल रहे हैं। कितने भाग हैं, मैंने बताया था आपको, भाग 17 में कुल अनुच्छेद 343 से 351 के मध्य में क्या है, हिंदी के बारे में, राजभाषा हिंदी के बारे में उसमें बताया गया है, सारी चीज़ें की गई हैं और इनको 4 अध्यायों में बांटा गया है। इन अनुच्छेदों को 343 से लेकर के और 351 के मध्य की जो हैं उनको कुल टोटल भागों में कितने में बांटा गया है बेटा, तो वो कुल टोटल भागों में बांटा गया, 4 अध्यायों में इसको बांटा गया है। तो आइए उस पर चर्चा करते हैं। भाग 17 अनुच्छेद 343 से 51 के मध्य राजभाषा के बारे में बताया गया है या कहा गया है या है। भाग 17 में कुल 4 अध्याय हैं। 4 अध्यायों को देखिएगा, यहाँ पे आप समझने की कोशिश करिएगा, आसान हो जाएगा आपको। क्वेश्चन यहाँ से भी बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, तो कृपया इस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। क्या होता है, संघ की राजभाषा, संघ की जो राजभाषा होगी वह हिंदी होगी, उसके बारे में अनुच्छेद 343 से 344 के मध्य में 2 अनुच्छेदों के बारे में 343 से 344 के मध्य संघ की राजभाषा के बारे में बताया गया है। दूसरा बताया गया है प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक भाषा में अनुच्छेद 343 से 347 के मध्य में बताया गया है, 345 से 347। देखिए, संघ की राजभाषा, फिर उसके बाद में प्रादेशिक भाषा, 2 अध्याय हो गए। तीसरा है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो भाषा उसके बारे में, और चौथा है विशेष निर्देश के संदर्भ, विशेष निर्देश जो दिए जाते हैं उसके बारे में अनुच्छेद यानी बताए गए हैं। लैंग्वेज को इसके विकास के लिए, भारतीय भाषा के विकास के लिए, उत्थान के लिए बातें कुछ कही गई हैं, उसके बारे में अनुच्छेद 350 से 351 के मध्य में इस पर चर्चा की गई है। क्लियर, तो देखते हैं के बारे में। तो पहले में क्या है, संघ की भाषा, यानी 4 अध्याय में जो बांटा गया है, यानी कि अनुच्छेद 343 से लेकर 351 को 4 भागों में बच्चों बांटा गया है, उनके नामकरण किए गए हैं। संघ की राजभाषा, दूसरा है प्रादेशिक भाषा, तीसरा है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की भाषा, चौथा है विशेष निर्देश। ये 4 भागों में बांटा गया। अब अनुच्छेदों को देखते हैं। इसमें संघ की जो राजभाषा है अनुच्छेद 343, 44 और 344 के मध्य में बताया गया है। प्रादेशिक भाषा के बारे में 345 से 347 के मध्य में चर्चा की गई है, और 348 से 49 के मध्य में जो चर्चा की गई है ये किसके बारे में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा के बारे में। क्या 2 अनुच्छेद हैं, सब में थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसमें जो संघ की राजभाषा है 33-34 है उसमें, ठीक है, सॉरी 43-44 है, ठीक है, 43 और 44, यानी कि 343, 344 ये संघ की राजभाषा के बारे में दिया गया है। फिर उसके बाद प्रादेशिक भाषा के बारे में कह रहा है 45 और 46 और 47, यानी कि 3 इसमें अनुच्छेद हैं, 45, 46 और 47, ठीक है, प्रादेशिक में 3 हैं। और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की बात अगर करेंगे तो 47, यहाँ पे 47 के बाद में कितना हो जाएगा, 48 और 49। तो 48 और 49 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की लैंग्वेज के बारे में बताया गया है। और फिर उसके बाद में 49 और 50 जो आपका है, सॉरी 48 और 49 उसमें दिया गया है, 50 और 51 जो है ये विशेष निर्देश के बारे में हिंदी के संदर्भ में बताया गया है। क्लियर हो गया होगा, यानी सब में 2-2 है, प्रादेशिक में 3 है, 3 अनुच्छेदों में बताया गया है। 43-44 जो है ये संघ की भाषा के बारे में बात कह रहा है, संघ की जो राजभाषा होगी उसके बारे में अनुच्छेद 343, 344। फिर प्रादेशिक भाषा के बारे में कह रहा है 345, 46 और 347, ये जो हो गया प्रादेशिक भाषा के बारे में हो गया। फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की लैंग्वेज के बारे में अगर हम देखेंगे तो 48 और 49 हो जाएगा। और फिर हम विशेष निर्देश के बारे में अगर हम देखेंगे तो अनुच्छेद 50, 350 और 351 के मध्य में चर्चा की गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त कुछ और भी अनुच्छेद हैं बच्चों जिनमें हिंदी के बारे में, भाषा के बारे में, राजभाषा के बारे में उल्लेख किया गया है। इनके बारे में आगे चल करके हम लोग डिटेल करने वाले हैं। पहले इसको देखते हैं। अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, 120 और 210, ये 4 आर्टिकल आपको याद होने चाहिए कि जिसमें मतलब भाषा के संदर्भ में कुछ पावर्स दी गई। इसमें से 2 आप देख रहे हैं 29 और 30, ये आप क्या देख रहे हैं, जो आपकी शिक्षा संबंधी जो अधिकार दिए गए हैं आपको, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता के बाद में आप देखेंगे जो शिक्षा संबंधी उसमें जो अधिकार दिए गए हैं उसको लेकर के इसमें उल्लेख किया गया, यानी फंडामेंटल राइट के बारे में बात कर रहा है ना आप लोग। समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता और संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार जो है वो अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है। तो अनुच्छेद 29, 30 में भी भाषा के बारे में कुछ चीज़ें की गई हैं। इसमें क्या है कि संप्रदाय के आधार पर जो लोग हैं, मतलब संप्रदाय के आधार पर जो उनको अल्पसंख्यक जो भाई हमारे हैं जिनकी लैंग्वेज ही हमारे यहाँ दो देखिए धार्मिक और
लैंग्वेज, दोनों आधार पर हमारे यहाँ भाषा का मतलब जो अल्पसंख्यक लोग घोषित किए गए हैं, तो उसमें जो लोग अल्पसंख्यक भाई हैं उनकी जो लैंग्वेज के संदर्भ में ये है, तो लैंग्वेज 29 और 30 के बारे में दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 29 और 30 के बारे में ये भी है, और अनुच्छेद 120 और अनुच्छेद 210, ये 2 अनुच्छेदों के बारे में आप याद रखिएगा। 4 अनुच्छेद ये हो गए, और बाकी 343 से 351 में भाषा के संदर्भ में अगर क्वेश्चन आता है तो इससे क्वेश्चन आप कर लेंगे, उम्मीद है। आगे देखते हैं, अब एक एक की डिटेल करते हैं। संघ की राजभाषा जो हम लोगों ने किया था 343 344 के मध्य में, इसमें क्या बातें बताई गई हैं, ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं अनुच्छेद 343 कहता है कि संघ की राजभाषा संबंधी प्रावधान किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी, देवनागरी लिपि। तो जो बच्चे नए पढ़ने वाले हैं उनको ये मालूम होना चाहिए कि लैंग्वेज लिपि कैसी है, देवनागरी लिपि है, बाकी सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो हमारी जो भाषा है, राज की भाषा है, वह हिंदी है, और हमारी लिपि जो है वो देवनागरी लिपि है, तथा शासकीय कार्यों में यानी कि शासन के सभी कार्यों में प्रयोग की जाने वाले अंकों का रूप, ठीक है, भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा संविधान की लागू होने की तिथि से। यानी संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 से पूर्ण रूप से। हिंदी को राजभाषा का दर्जा तो दिया गया, किंतु उसे लागू नहीं किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देखेंगे राजभाषा क्या लागू की गई थी कि नहीं लागू की गई थी, और उसको निर्धारित किया गया था कि नहीं 26 जनवरी 1950 से। तो आपको मालूम होना चाहिए राजभाषा कब लागू की गई, तो उस डेट में लागू नहीं की गई थी। कब, कौन सी डेट में, 26 जनवरी 1950 को ये लागू नहीं की गई थी बेटा, ध्यान रखिएगा। तो राज्य का दर्जा दिया गया लेकिन उसे लागू नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया, क्योंकि अनुच्छेद 343 ठीक है 2 में यह प्रावधान किया गया था कि, मैंने वही बताया ना कि 15 वर्षों के लिए अंग्रेजी को पहले निर्धारित किया गया था, फिर उसके बाद कहा गया, इस नाते उसको पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया था। तो ये बात ध्यान रखिएगा। क्या गया 343(2) में यह प्रावधान किया गया था कि इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की 15 ईयर, 15 वर्ष यानी 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, 15 ईयर्स में जोड़ेंगे तो 1965 आप पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो 15 वर्ष अर्थात 1965 तक उन सभी शासकीय परियोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। यानी कि अंग्रेजी लैंग्वेज पूर्ण रूप से क्रियाशील रहेगी, कार्य करती रहेगी, जो पहले से अंग्रेजों के समय में जो विद्यमान क्रिया पद्धति थी। क्लियर, ये 15 यानी कि हमारा जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस दिन हमारा क्या हुआ कि ये लैंग्वेज जो हमारी मतलब जो राजभाषा हिंदी को जो बनाई गई वह लागू नहीं की गई थी। क्यों, क्योंकि उसको 15 वर्षों के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इंग्लिश निर्धारित की गई थी, वो कार्य होगा, उसके बाद लागू करने की बात कही गई थी। इसको देखिए, बाकी जो गैर हिंदी भाषी जो लोग थे उनको एक तरह से मतलब एक तरह से कहीं संतुष्ट करने के लिए मूल काम किए गए थे कि भाई देखिए अंग्रेजों के समय में तो अंग्रेजी में काम होता था, आज हम लोग कर रहे हैं तो आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं इस चीज़ों को। तो इस नाते उन्होंने कहा ठीक है 15 साल के लिए रख देते हैं, फिर आगे चल करके यही मैंने बताया आपको कि 15 साल के बाद उसको एक्सटेंड कर देंगे कि मतलब एक तरह से कि ये 2 राज्य की भाषा हो जाएंगी, आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों हो जाएंगी। तो उसमें और राज्यों को जो गैर हिंदी भाषी राज्य हैं उनको ये परमिशन दे दी जाएगी, छूट दे दी जाएगी कि यदि आप चाहें तो आप उस कार्यों को, उन कार्यों को जो कार्य आपके हैं मतलब आपके ऑफिशियल वर्क हैं, वो आप इंग्लिश में कर लीजिए या अपने लैंग्वेज में करिए। तो वहाँ पर चूँकि राष्ट्रीय स्तर पे जो भाषा होगी, यानी कि अगर केंद्र की भाषा अगर हम देखें तो अंग्रेजी उसमें निर्धारित कर दी गई है, तो किसी को और असंतुष्टि होगी नहीं, वो अपने राज्य की भाषा अपने लैंग्वेज में करेंगे। और बाकी जो है जो संघ की भाषा है, संघ की भाषा जो होगी, यहाँ पे देखिए संघ शब्द लग रहा है ना, संघ मतलब यानी केंद्र सरकार, ध्यान रहे आपको। संघ की भाषा यानी केंद्र सरकार की जो भाषा होगी वो इंग्लिश 15 सालों के लिए की गई थी, दूसरे उसके बाद हिंदी की गई थी 15 साल बाद। लेकिन 15 साल बाद क्या किया गया कि हिंदी इंग्लिश दोनों को कर दिया गया। तो बाकी लोग अब जो गैर हिंदी भाषी लोग हैं वो इंग्लिश में अपना जवाब देते हैं, चीज़ें करते हैं, तो ये निर्धारित मतलब ये आधार बनता रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। इसमें तो 15 वर्षों तक ये प्रावधान कर दिया गया, प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए पहले प्रयोग किया जा रहा था। यानी कि पहले इंग्लिश में प्रयोग होता था, उसी तरह से इंग्लिश का प्रयोग होता रहेगा। यद्यपि राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान संघ की शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय अंकों के अतिरिक्त देवनागरी रूप को प्राधिकृत कर सकेगा। ठीक है, यह प्रावधान अहिंदी भाषी क्षेत्रों से हिंदी के विरोध तथा प्रशासन की गतिशीलता को बनाए रखने के लिए किया गया था।
इसमें यही कहा गया था कि मतलब राष्ट्रपति को शक्ति दी गई थी चीज़ों को लेकर के कि बाध्य न किया जाए, नहीं तो पता चलेगा कि लोग इसमें संघ की जो एक तरह से कहिए कार्य पद्धति उसको प्रभावित करें, इफेक्टिव करें, ये चीज़ें इस कारण से ऐसा किया गया था। तो ये प्रभावित ना हो इस नाते राष्ट्रपति को शक्ति दी गई थी। इसके साथ ही संसद को यह अधिकार भी दिया गया था कि वह संघ की राजभाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग की अवधि को 1965 से आगे भी बढ़ा सकती है। मतलब साथ साथ शक्ति दी गई थी कि 1965 के साथ साथ ये संसद को शक्ति दी गई थी कि अगर चाहे तो 15 वर्ष के बाद में भी उसको क्या कर सकती, एक्सटेंड करके और बढ़ा दे, और उसी का प्रयोग करते हुए लोगों ने आगे बढ़ाया भी। ठीक है, बढ़ा सकती है। संसद ने इस शक्ति का प्रयोग करते हुए राजभाषा अधिनियम 1963, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस अधिनियम के तहत मतलब जो है राज्य की जो भाषा है वो अंग्रेजी जो 15 वर्षों के लिए ही निर्धारित थी उसको एक्सटेंड करके और बाकी के 6 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। और साथ ही साथ कंडीशन ये लगा दी गई कि कोई भी एक राज्य असंतुष्ट होगा कि मतलब हमको राजकाज की भाषा हिंदी के अलावा और इंग्लिश चाहिए या हिंदी नहीं चाहिए, तो कभी हिंदी एक सिंगल भाषा या राज्य की भाषा नहीं हो सकती है। इस नाते उसी आधार पर अंग्रेजी को भी निर्धारित कर दिया गया। समझ रहे होंगे आप लोग। मतलब अगर कोई गैर हिंदी भाषी राज्य, अगर एक भी राज्य अगर विरोध कर देता है कि नहीं राजभाषा हिंदी नहीं, केवल हिंदी नहीं होगी, तो इंग्लिश हमेशा बनी रहेगी। ठीक है, ये बात है इसमें। तो क्या है, ये राजभाषा जो है, राजभाषा अधिनियम 1963 पारित कर यह प्रावधान किया संसद ने कि 26 जनवरी 1965 से हिंदी संघ की राजभाषा तो रहेगी, परंतु उस समय से हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भी संघ के सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए बराबर प्रयुक्त होती रहेगी। 26 जनवरी 1965 को संसद के द्वारा जो पारित अधिनियम था 1963 में जो आया था, क्या नाम था उसका राजभाषा अधिनियम 1963 जो पारित किया गया था, उसमें प्रावधान किया गया था कि जो है ऑफिशियल लैंग्वेज जो हिंदी होने वाली थी 15 साल बाद, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है और उसमें सुधार करके संसद ने व्यवस्था कर दी कि गैर कोई हिंदी भाषी राज्य होगा वह चाहेगा, जब तक वो नहीं चाहेगा तब तक नहीं की जा सकती। अगर एक भी व्यक्ति कोई गैर हिंदी भाषी विरोध करता है कि केवल हिंदी ही ऑफिशियल लैंग्वेज हो संघ की, तो नहीं हो पाएगा। इस नाते दोनों भाषाओं को वो कर दिया गया, इसमें मतलब साथ पैरेलल कर दिया गया कि राजभाषा हिंदी लेकिन कामकाज की भाषा इंग्लिश हो जाएगी। उम्मीद है समझे होंगे आप लोग। आइए अब शेष देखते हैं आगे की बातें। इस प्रकार अब संघ के सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाएं प्रयुक्त की जा सकती हैं, यानी कि दोनों लैंग्वेज आपकी प्रयुक्त की जाएंगी, अंग्रेजी भाषा और आपकी हिंदी। ये दोनों लैंग्वेज क्या होंगी, एक सिस्टमेटिक वे से प्रयोग में लाई जाती रहेंगी। ठीक है, अब थोड़ा आयोगों के बारे में देख लेते हैं कि राजभाषा आयोग का जो गठन किया गया था उसके बारे में क्या चीज़ें हैं। संविधान के अनुच्छेद 344, ठीक है, राजभाषा यानी कि आप समझ रहे हैं ना कि जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज काम का मतलब एक तरह से कहिए कामकाज की भाषा, यही मैंने कहा अनुच्छेद 343 और 344 जो है संघ की राजभाषा के बारे में बता रहा है, तो यानी कि कामकाज की भाषा यहाँ पे कह रहा है। और उसके लिए आयोग गठित किया जाएगा। कैसे आयोग गठित किया जाएगा उसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। संघ के संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति को या राजभाषा के संबंध में सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति करने का प्रावधान है। राजभाषा आयोग की नियुक्ति संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति और उसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। बड़ा ही दिलचस्प है कि राजभाषा आयोग की नियुक्ति संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर, संविधान जब से प्रारंभ हो रहा है 26 जनवरी 1950 से प्रारंभ की समाप्ति के बाद 5 वर्ष की समाप्ति पर ही गठित किया जाएगा और फिर उसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष बाद क्या होगा, राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। किसके बाद, प्रत्येक 10 वर्ष बाद क्या है, राष्ट्रपति द्वारा मतलब जो है एक राजभाषा आयोग का एक तरह से कहिए कि नियुक्त करेगा, आयोग की नियुक्ति करेगा। आयोग की नियुक्ति के बारे में बताया गया, यहाँ पर शब्द आपका है राजभाषा आयोग, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। इस अधिनियम का गठन एक अध्यक्ष, इस आयोग का गठन एक अध्यक्ष 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट
8वीं अनुसूची बड़ी महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा। अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे सदस्यों को मिलाकर किया जाएगा जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। वर्तमान में एक अध्यक्ष और 22 सदस्य हैं। देखिए इसमें क्या होता है ना कि प्रत्येक भाषा का एक जानकार विशेषज्ञ व्यक्ति होगा, भाषा आयोग जो बनेगा। 22 लैंग्वेज इसमें वर्तमान समय में है, तो 22 मेंबर ये हो गया और साथ ही में एक अध्यक्ष, तो कुल टोटल 23 मेंबर हैं। तो जितनी लैंग्वेज होगी, प्रत्येक लैंग्वेज का प्रतिनिधित्व करने वाला एक शख्स होगा, एक व्यक्ति होगा, तो उस हिसाब से मेंबर्स की संख्या, आप आयोग के मेंबर्स की संख्या का निर्धारण कभी नहीं भूलेंगे कि 22 लैंग्वेज, 22 मेंबर हैं और एक अध्यक्ष को लेकर के कुल 23 हैं। यानी राजभाषा आयोग में सदस्यों की संख्या 23 है। ठीक है, मूल संविधान जब था तो 14 भाषाएं थी, तो 14 लैंग्वेज के जानकार वो लोग, 14 लोग वो थे और साथ ही साथ एक व्यक्ति जो है अध्यक्ष, तो उसमें 15 लोग हो जाएंगे। ठीक है, एक तरह से आप देखेंगे अंग्रेजी हमारे यहाँ राजकाज के काम तो होते हैं लेकिन राजकीय भाषा में नहीं है। इन 22 भाषाओं में अंग्रेजी एक भाषा नहीं है, ये बात ध्यान रहे आपको। तो इसके भी विशेषज्ञ आपको मिलेंगे और मतलब ये काम तो होता है लेकिन इसकी हमारे संविधान में इसको भागों में स्थान नहीं दिया गया है, मतलब 22 भाषाओं में स्थान नहीं है। ये 23वीं भाषा इंग्लिश है, आप ध्यान रखें। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रपति ने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए जून 1955 में, बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है बेटा, जून 1955 में श्री बाल गंगाधर खेर, बीजी खेर जिसको कहते हैं बच्चों, बीजी खेर, ठीक है, बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है, हिंदी में भी पूछता है और पॉलिटी में भी पूछता है। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया, तो पूछेगा कि कब गठित किया गया था, तो जून 1955 में किया गया था। अध्यक्ष कौन थे? बीजी खरे थे, बाल गंगाधर खेर। देखिए कहीं कहीं आपको खरे मिलेगा लेकिन वो खेर हैं, बीजी खेर हैं। ठीक है, ये ध्यान रहे, तो आप रहेगा बाल गंगाधर खेर हैं। अगर कहीं खरे भी मिलता है तो आप उससे बहुत कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर एग्जाम में अगर इस तरह से लिख करके आ जाता है तो आप उनको भी टिक कर सकते हैं, खरे अगर लिख करके आ जाते हैं तो बाल गंगाधर खेर जो हैं ये जून 1955 में राष्ट्रपति द्वारा जो नियुक्त किए गए प्रथम राजभाषा आयोग का जो गठन किया गया था उसकी अध्यक्षता बाल गंगाधर खेर ने की थी। ठीक है, इस आयोग ने जुलाई 1956 में अपना प्रतिवेदन दिया था, यानी रिपोर्ट एक तरह से कहिए दी थी। कब दी थी? इसने जुलाई 1956 में इसने प्रतिवेदन किया था। ठीक है, अब आइए कुछ और चीज़ें जानते हैं हम लोग थोड़ा सा इसके संदर्भ में। ये तो बातें यहाँ तक की थी। इसके अलावा हम लोग देखेंगे संसद की भाषा के बारे में, जो आप लोगों ने कैसे कामकाज की भाषा होती है, राजकाज की भाषा के बारे में भी बहुत सारे तथ्य हम लोगों के बचे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जो लैंग्वेज होती है उसके बारे में, संसद की कार्रवाई होती है उसके बारे में, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट तथ्य। 22 भाषाएँ कैसे, कौन कौन सी भाषाएँ हैं उनके बारे में भी हम लोगों को देखना है, कब कब सुधार हुआ उनके बारे में, ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। आगे देखिए, तो उसके बाद मैंने कहा था कुछ अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद जैसे 29, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 210, इनके बारे में क्या है? तो अनुच्छेद 29 और 30 के बारे में मैंने अभी चर्चा कर लिया है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार में जो है आपका है उसमें दिया गया है। तो अनुच्छेद 120 बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे आ सकता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और अनुच्छेद 210 इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो दोनों ध्यान से सुनिएगा। संसद की कार्रवाई की भाषा के संबंध में बताया गया है, यानी कि संसद की जो एक्टिविटीज यानी कि क्रिया होती है, जो कार्य होता है उसकी लैंग्वेज क्या होगी, ये किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 120 में दिया, 120 में दिया गया है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा जरूरी है, किसी न किसी परीक्षा में आएगा क्वेश्चन, ये आते हैं क्वेश्चन मोस्टली। तो क्योंकि बच्चे याद करके यही जाते हैं कि अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा के बारे में दिया गया है, तो उसमें संसद की भाषा के बारे में भी दिया गया होगा, जबकि नहीं है। संसद की जो कार्य करने की जो भाषा है वो अनुच्छेद 120 में वर्णित किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 120 में वर्णित किया गया है कि जो इसकी राजकाज की जो काम करने की जो भाषा होगी, जो लैंग्वेज होगी, वो कौन सी भाषा होगी बच्चों? हिंदी होगी। ठीक है, इसके बारे में उल्लेख किया गया है, किसमें? 22 में किया गया है, 120 में किया गया है। ठीक है, आगे है अनुच्छेद 210 में क्या है? राज्य विधानमंडलों को, यानी कि प्रत्येक जो विधानमंडल हैं हमारे, उन विधानमंडलों में जो कामकाज की जो भाषा होगी, जो लैंग्वेज होगी बच्चों, वह कौन सी लैंग्वेज होगी हमारी? वह भी हमारी लैंग्वेज के बारे में बताया गया अनुच्छेद 210 में। तो अनुच्छेद 120 और अनुच्छेद 210 दोनों ध्यान रखिएगा। ठीक है, 120 में जो बताया गया है वो संसद की जो कामकाज की भाषा होगी, और 210 में बताया गया है प्रत्येक राज्य विधानमंडलों की जो कामकाज की लैंग्वेज होगी उसके बारे में बताया गया है। तो देख लीजिए इसमें क्या है? राज्य विधानमंडलों की कार्रवाई के प्रयोग में की जाने वाली भाषाओं के बारे में से प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए
आगे देखते हैं, कुछ चीज़ें और भी हैं। लोकसभा अध्यक्ष एवं राज्यसभा के सभापति को यह अधिकार है, बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्या है? लोकसभा के अध्यक्ष को और राज्यसभा के सभापति को, यानी कि दोनों सदनों की बात कर रहा है, लोकसभा और राज्यसभा। अगर कोई व्यक्ति चाहता है अपनी मातृभाषा में, यानी अपनी लोकल लैंग्वेज में अगर कोई स्पीच करना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, तो उसकी पूरी परमिशन देने की शक्ति जो है, अगर लोकसभा का कोई मेंबर है वो चाह रहा है कि हम तमिल में, मलयालम में, ठीक है, उड़िया में, उड़ीसा में, उड़िया भाषा में आप कहिए, या कोई और लैंग्वेज ले लीजिए आप, पंजाबी में, किसी भी लैंग्वेज में वह कह रहा है, मराठी में अपने आप को और शपथ लेने कोई चीज़ कहना चाह रहा है, तो उसकी परमिशन, उसको अपनी बात को कहना अगर चाह रहा है तो उसकी परमिशन लोकसभा में है तो लोकसभा अध्यक्ष महोदय देंगे, और राज्यसभा में है तो सभापति महोदय उसको परमिशन करेंगे। ठीक है, ये बातें बताई गई हैं उसमें। तो क्या कह रहा है? लोकसभा अध्यक्ष एवं राज्यसभा के सभापति को यह अधिकार होगा कि वह किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा, यानी उसकी जो लोकल लैंग्वेज है वहाँ की बात कर रहा है, राज्य की में बोलने की अनुमति दे सकता है। लोकल लैंग्वेज में क्या कर सकता है? बोलने की अपनी परमिशन दे सकता है। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा कि कौन देता है। लोकसभा का सदस्य है तो लोकसभा अध्यक्ष देगा, राज्यसभा का सदस्य है तो सभापति महोदय देंगे। ठीक है, अगला है बच्चों अनुच्छेद 350 का में कुछ बातें बताई गई हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ये छोटी चीज़ें देख लीजिए आप लोग इसको। इसमें कहा गया है अनुच्छेद 350 का के तहत राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था कर सकता है। ठीक है, यानी कि जो लोकल लैंग्वेज अगर कोई है, वहाँ के जो लोकल लोग होंगे, उनको अगर कोई भाषा सीखनी है तो उनकी जो पढ़ने की जो शैली होगी, जो व्यवस्था होगी, वो क्या उनकी लोकल लैंग्वेज में होगी, ये बात करने की व्यवस्था कर सकता है वहाँ का राज्य। ये कह रहा है अनुच्छेद 350 क में कहा गया है कि राज्य, जो राज्य है शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर, यानी बेसिक एजुकेशन की बात कर रहा है, मात्र स्तर पर मातृभाषा के शिक्षा की पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था कर सकता है। क्लियर? तो ये ध्यान रहे आप लोगों को। और अगला ये बताइए, जो हमारी अब अगला क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को मिलेगा कि हमारी जो ये भाषा भी हमने शुरुआती दौर में वीडियो जो स्टार्ट हो रहा था तो मैंने आपको बताया कि हिंदी जो हमारी है ये क्या राजभाषा या राष्ट्रभाषा है। तो हमारा ये राष्ट्रीय भाषा नहीं है बच्चों, ये हमारी राजभाषा यानी कामकाज की भाषा है। इसका हम लोगों को जो जानकारी होती है वो यहीं से गुजरात उच्च न्यायालय में एक स्टेटमेंट जारी करता है, तो वहाँ से पता चलता है, तब वहाँ से हमारी संसद जारी करती है, इस बात को बताती है कि नहीं, हमारे यहाँ जो राजभाषा है वह क्या है, वह हिंदी नहीं है, मतलब राजभाषा हिंदी हमारी है, राष्ट्रभाषा हमारे यहाँ कोई जिक्र ही नहीं है, ये बताया जाता है। तो गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा अपने एक निर्णय में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किए जाने की कोई औपचारिक अधिसूचना उपलब्ध न होने की बात का उल्लेख किए जाने के बाद भारत सरकार ने भी संसद में यह स्वीकार किया कि संविधान में राष्ट्रभाषा का कोई प्रावधान ही नहीं है। ठीक है, क्या गुजरात न्यायालय ने क्या कहा था? उसने क्या कहा गुजरात न्यायालय ने कि हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किए जाने का कोई औचित्य या अधिसूचना उपलब्ध नहीं है, यानी संविधान में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि जिससे हम लोग हिंदी को मतलब राष्ट्रभाषा घोषित कर सकें, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। इस पर सफाई देते हुए संसद को बोलना पड़ेगा ना कि क्या ये सत्य है, तो उसमें संसद जो स्वीकार करती है, संसद ने स्वीकार किया कि संविधान में राष्ट्रभाषा का कोई प्रावधान ही नहीं है, अतः संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को संघ की राजभाषा स्वीकार किया गया। ठीक है, स्वीकार किया गया है, एडॉप्टेड है, ये स्वीकार एक्सेप्ट की गई है। इसके पहले लिखा नहीं है कि हमारे जो राष्ट्रभाषा होगी वो हिंदी होगी, राजभाषा तो लिखा है अनुच्छेद 343 में। अंग्रेजी भाषा 8, और इसमें अंग्रेजी के बारे में बता रहा है अब, 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में नहीं है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। लेकिन इसके अलावा 3 स्टेट ऐसे हैं जो कि इनकी राजभाषा, अपने स्टेट की राजभाषा को अंग्रेजी के रूप में रखे हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण, याद रखिएगा, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। आप सीक्वेंस में देखेंगे तो मैप पूर्वोत्तर भारत में तो मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ये 3 स्टेट आपको मिलेंगे जहाँ के राजभाषा अंग्रेजी उनको रखी गई है, जबकि हमारी राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी, राजभाषा हमारी अंग्रेजी नहीं है। कामकाज होता है लेकिन उसको ऑफिशियल लैंग्वेज
एक तरह से कहिए कि आधिकारिक रूप से नहीं है, लेकिन यह कि काम उसी में होता है, सब कुछ हिंदी हमारी राजभाषा है। ठीक है, सहयोगी भाषा के रूप में अंग्रेजी को रखा गया है, लेकिन वो हमेशा के लिए बनी गई है, अब रहेगी हमेशा। तो ये पूछेगा कि 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में अंग्रेजी न होते हुए भी किन राज्यों ने अपनी राजभाषा के रूप में अंग्रेजी को रखा है, तो मेघालय और मिजोरम और नागालैंड। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ध्यान रहे 3 स्टेट के नाम राजभाषा भाषा है। भारतीय राज्यों में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा देने वाला जो राज्य है, यानी कि और कौन सा स्टेट था जिसने उर्दू को प्रथम राजभाषा के लिए अपने स्थान दिया, तो वो था आपका जम्मू एंड कश्मीर था। ठीक है, भारतीय राज्यों में उर्दू को प्रथम राजभाषा के रूप में अगर देखा जाए कौन सा स्टेट अपने यहाँ प्रथम राजभाषा उसको माना है, तो उर्दू को जो प्रथम राजभाषा मानने वाला है जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है, आगे बच्चों उर्दू को किया गया है। इसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे तो बात हो रही है अब राजभाषा का दर्जा देने वाला जम्मू एंड कश्मीर है, एकमात्र राज्य है। सर्वप्रथम हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने का विचार किसके अंदर आया, ये क्वेश्चन भी पूछा है आयोग में और आगे पूछ सकता है। तो सर्वप्रथम हिंदी के जो कवि रहे हैं, एक गुजरात के महान कवि जो रहे हैं वो श्री नर्मद हैं, नर्मद इनका नाम है, नर्मद महोदय, नर्मद। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, इसको बहुत बारीकी से समझिए। सर्वप्रथम हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने का विचार रखने वाले गुजरात के महान कवि श्री नर्मद जी हैं। श्री नर्मद, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आपको, नर्मद। ठीक है, श्री नर्मद जी हैं, ये गुजराती कवि हैं और गुजरात के हाई कोर्ट ने ही बताया था कि ये राष्ट्रभाषा नहीं है आपको। ठीक है, राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने के लिए इन्होंने बात की थी, किसने, नर्मद जी हैं। और इसके अलावा श्री बाल गंगाधर तिलक ने 1918 ईस्वी में हिंदी भाषा को देश की राजभाषा के रूप में घोषित किया था। उन्होंने अपना एक्सेप्ट किया था कि हमारी राष्ट्रभाषा जो है वो एक तरह से कहिए या जो है वो हिंदी होगी। ठीक है, राजकाज की भाषा जो है हिंदी में होगी। ठीक, इसके अलावा क्लासिकल लैंग्वेज से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है बेटा कि क्लासिकल लैंग्वेज के अंतर्गत कौन आते हैं, तो इसको भी थोड़ा देख लीजिए। बाकी शेष चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। क्लासिकल लैंग्वेज क्या होती है और क्लासिकल लैंग्वेज कौन कौन सी हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण एग्जाम में से क्वेश्चन 100% आना है। ठीक है, तो क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में जो उत्पन्न हुई वो 2004 से इसके बारे में है। देखिए क्या है, 2004 में तमिल भाषा को तथा 2005 में संस्कृत भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज यानी शास्त्रीय भाषा कौन कौन सी आपकी है यहाँ पे, तो ये देखेंगे 2004 में तमिल है और 2005 में संस्कृत है, 2008 में तेलुगु है, तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में स्वीकार किया और 2013 में मलयालम को, 2014 में आप उड़िया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। तो कुल टोटल आपको 6 भाषाएं इसमें हो रही हैं। कौन कौन सी है, 2004 में तमिल है, 2005 में संस्कृत है, 2008 में आपको तेलुगु और कन्नड़ है और 2013 में आपकी मलयालम है और 2014 में आपको उड़िया है। ठीक है, ये आपकी 6 लैंग्वेज हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। कब तिथियां भी आप ध्यान में रखिएगा कि कौन कौन सी तिथियां और 6 लैंग्वेज आपकी कौन कौन सी हैं। फिर से एक बार मैं बात करूँ, 2004 में जो है आपकी तमिल को किया गया था, 2005 में संस्कृत को और 2008 में तेलुगु और कन्नड़ को राजभाषा शास्त्रीय क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में इसको स्थान दिया गया था और 2013 में मलयालम को, 2014 में उड़िया को और 2014 में उड़िया को, ये 6 भाषाएं होंगी, शास्त्रीय लैंग्वेज का दर्जा इनको प्रदान किया गया है। भारत सरकार ने ये व्यवस्था दी है। ठीक है, भारत सरकार ने 2006 में प्रावधान किया कि वह भाषा, मतलब इसमें ऐसा देखिए, इसके लिए विवाद होने लगेगा कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि बहुत सारे लोग इस जो भाषा के समर्थक लोग हैं वो कहेंगे कि हमारी लैंग्वेज को भी क्लासिकल लैंग्वेज में रखा जाए। तो उसके लिए कंडीशन बनाई गई, कोई भी लैंग्वेज क्लासिकल लैंग्वेज कब मानी जाएगी, उसके लिए कुछ मानक हैं। क्या मानक हैं, देखिए 2006 में भारत सरकार ने इसको निर्धारित किया। क्या निर्धारित किया, वह भाषा शास्त्रीय भाषा में सम्मिलित होगी जो कम से कम 1500 से 2000 वर्ष, ठीक है, 1500 से लेके 2000 वर्ष तक जो है यहाँ पे 1500 से 2000 वर्ष पूर्व ऐतिहासिक हो, साहित्यिक ग्रंथ एवं
वक्ताओं के प्राचीन परंपरा और साहित्य परंपरा का उद्भव दूसरी भाषाओं में उसका न हुआ हो तो वही भाषा आपको क्लासिकल लैंग्वेज के लिए एक तरह से कहिए रखी जा सकती है। ठीक है, वो 1500 से लेकर 2000 वर्ष पुरानी होनी चाहिए। ठीक है, और उसके लिए जो ऐतिहासिक जो पूर्व भाषा ऐतिहासिक भाषा हो, साहित्य ग्रंथों और वक्ताओं के प्राचीन परंपरा और साहित्यिक परंपरा का उद्भव दूसरी भाषा में उसके ना हुए हो। ठीक है, वो अपने आप में बिल्कुल लक्षित हो, तो ये भाषा आपकी शास्त्रीय लैंग्वेज के रूप में आएगी। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ये 6 जो आपके लैंग्वेज हैं ये शास्त्रीय लैंग्वेज के रूप में आपके रहेंगे। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बाकी शेष पार्ट जो हम लोग है इसके बारे में जो 22 भाषाएं हैं उनके संदर्भ में और बहुत सारी चीज़ें में ऑफिशियल लैंग्वेज कहाँ कौन कौन सी चीज़ें उपयोगी हैं उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भाषा को अच्छे तरीके से समझे होंगे। ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी आपको उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।